नमस्कार, मैं हूं कविता सिंह। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, गुलाम तो हो गए हैं आजाद, लेकिन किस तरीके से कांग्रेस के बीच खलबली मच गई है ये मैं आपको बता रही हूं। बड़ी खबर आ रही है, गुलाम नबी आजाद के इस्तीफे के बाद क्या हुआ है, क्या कुछ कहा है फारूक अब्दुल्ला ने, आइए आपको सुनाते हैं। गुलाम नबी आजाद बना सकते हैं नई पार्टी। दरअसल उन्होंने इंडिकेशन इसी बात का दिया है कि उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा कांग्रेस पर आकर खत्म नहीं हो जाती है। बहुत लंबा वक्त उन्होंने पार्टी के साथ बिताया है, लेकिन अब वो एक नई पार्टी का गठन भी कर सकते हैं। इस ओर जो 5 पन्नों का उन्होंने इस्तीफा सौंपा था, उसका जो अंतिम पृष्ठ था उस पर उन्होंने इस तरह के संकेत दिए थे कि कुछ साथी मेरे साथ हैं और उनकी उम्मीदों का दबाव मुझ पर है, इसलिए आने वाले वक्त में भी मैं सेवा करता रहूंगा इस देश की। यहीं से अनुमान लगाया जा रहा है कि एक नई पार्टी का वो गठन कर सकते हैं। क्या बाहर से बीजेपी उसे समर्थन दे सकती है, क्योंकि बीजेपी ने भी न्योता दे दिया है कि अगर कांग्रेस को आपकी कद्र नहीं है तो दरवाजे खुले हैं आप जैसे अनुभवी चेहरे के लिए। उदित राज हमारे साथ कांग्रेस नेता, वरिष्ठ कांग्रेस नेता जुड़े हैं, साथ ही साथ पत्रकार अशोक वानखेड़े भी हमारे साथ हैं और प्रेम कुमार वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ है। लेकिन जल्दी से रुक करूंगी कांग्रेस नेता उदित राज का। उदित जी, आप तो खुद पार्टी में हैं, मौजूद हैं, क्या वाकई पार्टी उसी तरीके से चलती है जिस बात का जिक्र किया है गुलाम नबी आजाद ने? राहुल गांधी के सिक्योरिटी गार्ड्स पीए चला रहे हैं पार्टी रिमोट कंट्रोल से। अब आजाद साहब का अपना ख्याल है, लेकिन इस समय मैं यही कहूंगा कि राहुल गांधी जी ही एकमात्र नेता है 2019 से बेरोजगारी के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ लड़ रहे हैं और आम जनता की आवाज उठा रहे हैं। कोविड में भी हुआ तो उनका साथ देना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि कोई और नेता इतना बेबाकी से, इतना निडरता से देश की जनता की बात को उठा रहा हो, संघर्ष कर रहा हो, सड़क पर हो, पुलिस स्टेशन पर हो। उदित राज जी, आस्था तर्क नहीं मानती है, मैं मानती हूँ आपकी बात को। आप लगातार इसी बात का जिक्र कर रहे हैं कि बहुत काबिल है, लेकिन काबिलियत का कोई प्रमाण होना चाहिए। उन्होंने तो रिपोर्ट कार्ड पेश कर दिया। उन्होंने कहा 2 लोकसभा चुनाव उनके नेतृत्व में लड़े गए थे, दोनों हारे गए, 39 विधानसभा चुनाव में हार का सामना किया। तो क्या काबिलियत उनमें? उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि ऑर्डिनेंस जब इन्होंने फाड़ा था तो पूरी पार्टी के लिए वो बहुत ही शर्मनाक तस्वीर थी। भारत 24 के मैनेजिंग एडिटर अजय कुमार लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अजय जी, वाकई ये बेहद हैरान परेशान कर देने वाली खबर कि देश की सबसे पुरानी पार्टी के भीतर अगर लोकतंत्र नहीं है, अगर रिमोट कंट्रोल से वो पार्टी चल रही है और राहुल गांधी खुद देश के भीतर मौजूद नहीं है, वो जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। 2024 का चुनाव है, जाहिर तौर पर बीजेपी लगातार इसी बात का जिक्र कर रही थी। वो कह रही थी हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, कांग्रेस को डुबोने के लिए राहुल काफी है। कविता, इसमें कोई शक नहीं है कि अब जो इस परिस्थितियां सामने निकल कर आ रही हैं वो बताती है कि कांग्रेस के लिए आने वाले दिन बहुत ही बुरे दिन होने वाले। अशोक वानखेड़े इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, मेरे पुराने मित्र हैं और वरिष्ठ पत्रकार भी। अशोक जी, कांग्रेस की तरफ से अब जो बातें कही जा रही हैं कि टाइमिंग बहुत खराब है। गुलाम नबी आजाद साहब ने उस वक्त पर ये बातें कही जब गांधी परिवार नहीं है। हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन प्रेम कुमार हमारे साथ है, आप सवाल पूछ सकते हैं। जी प्रेम कुमार जी, यही सवाल आपसे पूछना चाहता हूं। कांग्रेस जब ये कहती है कि गांधी परिवार नहीं है और गुलाम नबी आजाद ने अभी अपना इस्तीफा दिया, इस तरह के आरोप लगाए, आरोप निराधार हैं, ये साबित करने की कोशिश की जा रही है कि गुलाम नबी आजाद लॉयलिस्ट नहीं है, ना वो पार्टी के लिए लॉयलिस्ट है और ना रहे हैं और ना ही गांधी परिवार के लिए। ये पार्टी है या डायनेस्टी रूल है? बिल्कुल अजय जी, ये सवाल तो कांग्रेस को फेस करने पड़ेंगे, लेकिन गुलाम नबी आज़ाद वो अचानक खड़े हुए नेता नहीं है। ये समझिए कि नेता प्रतिपक्ष रहे राज्यसभा में लंबे समय तक, हाल फिलहाल तक रहे, और उसके बाद नेतृत्वकारी जो भूमिका है राहुल गांधी की, जिस पर वो सवाल उठा रहे, उस नेतृत्व का हिस्सा वो खुद रहे हैं, वो खुद हिस्सा रहे नेतृत्व का। अगर कांग्रेस चुनाव हारी है बीते 8 सालों में 39 विधानसभा चुनाव और 10 विधानसभा चुनाव जीती भी है, तो उसके भी अच्छे और बुरे के वो उसमें शामिल रहे हैं। सवाल यह है, क्या गुलाम नबी आजाद जी को राज्यसभा में भेज दिया जाता तब क्या वो यही बोल रहे होते? इससे पहले तक जब वो नेता प्रतिपक्ष थे तब वो क्यों नहीं बोल रहे थे?
उससे पहले तक जब उनको वो बड़ी बड़ी जिम्मेदारियों से जुड़े तब वो क्यों नहीं बोल रहे थे? आप ये समझिए 2014 में कांग्रेस चुनाव हार जाती है, आम सभा का चुनाव, और एक हफ्ता भी नहीं बीतता है ये फिर इनकी ताजपोशी हो जाती है, नेता प्रतिपक्ष के रूप में राज्यसभा में एंट्री होती है नए सिरे से, और वह ये ताजपोशी होती है। ये जो अवेल किया है इन्होंने नेतृत्व की भूमिका, क्या गुलाम नबी आजाद जी ने अवेल नहीं की है? क्या इन चीजों से वो बच सकते हैं? कलेक्टिव लीडरशिप कोई मतलब रखता है कि नहीं, और रखता है प्रेम जी, तो अगर मैं आपसे समझना राहुल चाहूं, गांधी सही थे? क्या ये कहा जाए कि अगर पार्टी में कार्य करने वाला कोई नेता जो कि पार्टी के हर बुरे और अच्छे वक्त में उसके साथ खड़ा रहा है, अगर पार्टी उसको जिम्मेदारियां देती है और उसका निर्वाह वो व्यक्ति करता है, तो फिर उसके पास आवाज नहीं होनी चाहिए? अगर इस आवाज ना होने को वफादारी माना जाए तो फिर डिक्टेटरशिप और लॉयल्टी में क्या फर्क है? मैं इसे आपकी ही बात को बोल रहा हूं कि आवाज होनी चाहिए, लेकिन क्या जब जिम्मेदारी रहे, जब आप जिम्मेदारी को निर्वहन कर रहे हैं, उस वक्त ये आवाज नहीं उठनी चाहिए संगठन को ठीक करने की? आप खुद नेतृत्व में रहे तब आपने संगठन को ठीक करने की, या जो पॉइंट्स आप गिना रहे हैं उसके लिए आपने क्या प्रयास किए? चलिए, मैं इसी पर आपसे पूछना चाहता हूं, 1993 से लेकर अभी तक कई बार कांग्रेस पार्टी ने चिंतन शिविर का आयोजन किया। कई बार कांग्रेस पार्टी ने कहा कि पार्टी के भीतर मूलभूत परिवर्तन करने की आवश्यकता है। खुद राहुल गांधी ने कहा था कि वो सक्रिय राजनीति में इसलिए आना चाहते हैं क्योंकि वो पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र को बहाल करना चाहते हैं, युवा कांग्रेस को खड़ा करना चाहते हैं। क्या युवा कांग्रेस आज खड़ा हो गया? क्या कांग्रेस में आंतरिक लोकतंत्र है? क्यों तमाम नेता आज कांग्रेस से किनारा काट रहे हैं? क्या जितने लोग कांग्रेस छोड़ रहे हैं वो सब लोग अवसरवादी हैं? देखिए, ये कांग्रेस में आंतरिक लोकतंत्र को लेकर के निश्चित सवाल उठेंगे, और सिर्फ कांग्रेस ही क्यों, आंतरिक लोकतंत्र किस बड़ी पार्टी में है? क्या दूसरी पार्टियों में आंतरिक लोकतंत्र है? ये तो पूरे देश का सवाल है, इस डेमोक्रेटिक सिस्टम का सवाल है कि एक आंतरिक लोकतंत्र। लेकिन कांग्रेस जैसी गत किसी की नहीं हुई है। कांग्रेस के सामने जो चुनौती पेश आ रही है वो किसी पार्टी के सामने नहीं आ रही है। और आप लगातार एक बात का जिक्र कर रहे थे कि इससे पहले क्यों नहीं बोले गुलाम नबी आजाद। 2020 में भी उन्होंने चिट्ठी लिखी थी अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी को, उन्होंने संगठन में बड़े बदलाव की मांग की थी। जब लगातार उनको नजरअंदाज किया गया तो उसके बाद हार कर उन्होंने ये कदम उठाया है, और वो जो हताशा है, निराशा है, वो 5 पन्नों के इस्तीफे पत्र में साफ नजर आ रही है। जल्दी से रुक करूंगी, अमित मिश्रा मेरे सहयोगी अपडेट्स के साथ जुड़ गए हैं। अमित, क्या अपडेट आपके पास? तो देखिए, 2 बातें हैं। गुलाम नबी आजाद नई पार्टी बनाने जा रहे हैं जम्मू कश्मीर में। 2 दिन पहले उनके शंकर सिंह वाघेला, जो गुजरात में एक बड़े कांग्रेस के नेता थे जिन्होंने कांग्रेस छोड़ी थी, उनसे काफी गहन चर्चा हुई है। और इस चर्चा के बाद गुलाम नबी आजाद और उनकी जो कोर टीम है वो इस निष्कर्ष पे पहुंची कि हाँ, अब अलग रास्ता अख्तियार किया जाए। जो बात अजय कह रहे थे वो बिल्कुल सही थी कि गुलाम नबी आजाद ने पद पे रहते हुए 2 बार कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखी, तब वो लीडर ऑफ अपोजिशन थे, और उन्होंने ये संगठन पे जो कार्यशैली है कांग्रेस पार्टी की उस पर सवाल उठाए थे। खुद गुलाम नबी आजाद ने बिल्कुल अमित, मैं लौटूंगी आपके पास, लेकिन इस वक्त हमारे साथ अमीन भट्ट साहब भी जुड़ गए। इन्होंने भी पार्टी से किनारा कर लिया। अमीन जी, आपने क्यों पार्टी का दामन छोड़ दिया? जब हमारे माइनॉर लीडर गुलाम नबी आजाद ने पार्टी छोड़े तो हम कौन है? हम अगर एमएलए बने हैं बिकॉज ऑफ गुलाम नबी आजाद। 2 बार एमएलए बने इंडियन नेशनल कांग्रेस के। अगर एमएलए बने हैं बिकॉज ऑफ गुलाम नबी आजाद बने हैं। बिल्कुल, अनुभवी चेहरों को जिस तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है वो पीड़ा आप अपने भीतर महसूस कर रहे हैं। गुलाम नबी आजाद, कविता 1 मिनट प्लीज। पार्टी में इज्जत नहीं है, कविता 1 मिनट। पार्टी में बेचना ठीक है, लिहाजा इसलिए गुलाम नबी तो आप बताइए कि आज आपको लोकतंत्र की कमी आज दिखाई दे रही है? आपकी लॉयल्टी क्या गुलाम नबी आजाद के लिए है या कांग्रेस पार्टी के लिए? हेलो साहब, एक बड़ा सीधा सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं। आज जो आप इस्तीफा देने की बात कह रहे हैं, ये इस्तीफा गुलाम नबी आजाद के प्रति आपकी वफादारी है या आप कांग्रेस के कार्य क्षमता, कार्य प्रणाली से नाराज होकर इस्तीफा दे रहे हैं? मैंने हम आजाद साहब के वफादार सिपाही है। जो आजाद साहब करेगा, जो पार्टी बनाएगा, कहाँ जाएगा, हम तो वेलकम करते हैं, हम आजाद साहब के साथ है। आपको लगता है
आजाद साहब बहुत जल्द कश्मीर में एक नई पार्टी बनाने जा रहे हैं और आप पता सब क्या लोग, करेगा आपके इस उसका- तरीके उसका- और भी लोग आजाद साहब के साथ जुड़कर वहां पर पार्टी चलाएंगे। उसके साथ और भी एमएलए जुड़ सकते हैं दूसरे पार्टी से। आजाद साहब एक बहुत बड़ी पार्टी बनेगी। रियासत जम्मू कश्मीर का अगला सीएम यहाँ का गुलाम नबी आजाद होगा। यानी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, इन तमाम क्षेत्रीय दल जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ साथ पीडीपी है जो कि जम्मू कश्मीर में है, इन सब के मुकाबले में आजाद साहब खड़े होंगे, या आपको लगता है कि इनमें से किसी पार्टी के साथ आजाद साहब हाथ मिला सकते हैं? क्या पता आगे आगे देखता होता है क्या, आगे आगे क्या करेंगे गुलाम नबी आजाद। आप तो मास्टर माइंड है सियासत का, उसको पता है मुझे क्या करना है। एक आखिरी सवाल आपसे, कश्मीर में क्या आप राजनीति, एक पॉलिटिक्स का नया टर्न देख रहे हैं? इंशाल्लाह एक नया रहमान सूरज उग रहा है कश्मीर में? इंशाल्लाह रहमान आजाद साहब की क़यादत में नया सूरज उगेगा। हेलो, बहुत धन्यवाद भारत 24 से बात करने के लिए। तो कविता, हम ये देख रहे हैं अमित हमारे साथ मौजूद हैं। अमित, आप जो अभी बात कर रहे थे उसकी पुष्टि होती दिखाई दे रही है। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के नेता अब लगातार टूटकर गुलाम नबी आजाद के साथ आकर खड़े होते दिख रहे हैं। अमित, अजय, सिर्फ जम्मू कश्मीर के ही नेता नहीं, जो G23 बना था उसमें मैं आपको थोड़ी सी जानकारी बताऊं कि G23 में उस वक्त 300 के आसपास नेताओं ने अपनी सहमति जताई थी कि वो इस पे दस्तखत करेंगे। चूंकि उस समय राजनीतिक सचिव अहमद पटेल एक बड़ी भूमिका में थे और उन्होंने खुद गुलाम नबी आजाद और कपिल सिब्बल से मिलकर ये कहा था कि अब बस, अब 23 लोग ने दस्तखत कर दिया, अब इसके सिवा अब ज्यादा मत कराइए क्योंकि पार्टी की फजीहत होगी। उस वक्त ही पार्टी टूट के कगार पे थी। सोनिया गांधी लगातार 2 चिट्ठियों के बाद गुलाम नबी आजाद से नहीं मिली। उसके बाद जो CWC हुई उसमें गुलाम नबी आजाद को अधीर रंजन चौधरी, जो मौजूदा लोकसभा में नेता है कांग्रेस पार्टी के, और मणिकम टैगोर जो सांसद हैं लोकसभा में, उन्होंने जलील किया था। और गुलाम नबी आजाद ने उसी फोरम पे ये कहा था कि मैं सोनिया गांधी को अपनी बात कह रहा हूं, किसी और को नहीं, ये संगठन का मामला है, यहाँ पर सब खुले हैं, सब स्वतंत्र हैं संगठन के विषय में बोलने के लिए। तो ये एक जो असमंजस की स्थिति वहां से शुरू हुई, एक जो खाई सोनिया गांधी और गुलाम नबी आजाद के बीच वहां से पनपी, वो लगातार बढ़ती चली गई और उस खाई को पाटने का कोई भी क्रम सिलसिला शुरू नहीं हुआ। राहुल गांधी के नेतृत्व पर यूं ही सवाल नहीं उठाए थे गुलाम नबी आजाद ने। उन्होंने कहा था कि जिस तरह की कार्यप्रणाली कांग्रेस अपना रही है उससे लगता है कि 50 वर्षों तक हम सत्ता में वापस नहीं आ सकते, क्योंकि उन्होंने ब्लॉक लेवल से जिला स्तरीय उसकी संगठन की बात की थी और वो संगठन कांग्रेस में कमजोर है, ये लिखित तौर पर दिया गया था। उस चिट्ठी को भी नजरअंदाज किया गया। उसके बाद गुलाम नबी आजाद तब आहत हुए जब प्रशांत किशोर को एक बैठक में बुलाकर उनसे रणनीति ली गई, और जो प्रशांत किशोर ने बात कही वो ग्रुप 23 ने पहले ही कही थी। तो इसको लेकर गुलाम नबी आजाद ने फिर सोनिया गांधी को एक चिट्ठी लिखी थी कि जो बातें आपको रणनीतिकार प्रशांत किशोर बता रहे हैं वो बातें पार्टी के अंदर के लोग आपको बता रहे हैं, तो उस पर क्यों नहीं अमल हो रहा है। अमित, एक CWC की बैठक हुई थी जिसमें मुझे बड़े अच्छे से याद है प्रियंका गांधी ने सीनियर लीडर्स पर जबरदस्त हमला किया था और ऐसा लग रहा था जैसे कि दोनों गांधी बंधु यानी कि प्रियंका गांधी और राहुल गांधी तय कर आए थे कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को कटघरे में खड़ा किया जाए। और उस वक्त गुलाम नबी आजाद बहुत आहत हुए थे। जब उनसे मेरी बातचीत हुई थी तो उन्होंने कहा था कि इस तरह का माहौल कम से कम आज तक मैंने नहीं देखा। मैंने राजीव गांधी के साथ, सोनिया गांधी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम किया, लेकिन ये नई पीढ़ी बिल्कुल अलग है, इसके बात करने का तरीका अलग है, इनकी तहजीब अलग है और ये हमारी तहजीब और तबीयत से नहीं मेल खाती। बिल्कुल अजय, बिल्कुल सही फरमा रहे हैं आप। गुलाम नबी आजाद उस CWC को मैं भी देख रहा था, उस CWC में गुलाम नबी आजाद डायस पे बैठे थे और सोनिया गांधी से ये कहलवाया गया कि कोई भी नेता अगर किसी को कोई मांग है, कोई बात करनी है तो वो मुझसे सीधे मिल सकता है, मीडिया में जाने की जरूरत नहीं है, पार्टी में इस तरह के कोई उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा गतिविधि को। तो जब ये बातें हुई उसके बाद भी गुलाम नबी आजाद, आनंद शर्मा, कपिल सिब्बल, ये सब ऐसे नाम थे जिन्होंने सोनिया गांधी से लगातार अप्रोच किया कि आप मिलें और बात करें, संगठन पे बात करें, लेकिन वो CWC के बाद फिर कोई मुलाकात नहीं हुई। हाँ, गुलाम नबी आजाद से पार्लियामेंट्री बोर्ड में जो कुछ सलाहकार सिफारिश देनी थी उसको लेकर 2-3 बार मुलाकात हुई थी गुलाम नबी आजाद और सोनिया गांधी की, लेकिन सोनिया गांधी ने न तो गुलाम नबी आजाद से इस विषय में खुलकर चर्चा की कि क्या आपने जो चिट्ठी लिखी थी, जो आपके सुझाव हैं उसको अमल में लाया जाए या नहीं लाया जाए।
कुल मिलाकर एक तरीके से ये बात सामने आ रही है कि नए और पुराने दोनों लोग कांग्रेस पार्टी को छोड़ रहे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस पार्टी के काफी करीब थे, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के काफी करीब थे। जितिन प्रसाद कांग्रेस पार्टी के जो नए नेतृत्व हैं, राहुल गांधी प्रियंका गांधी, उनके काफी करीब थे। आरपीएन सिंह जो बहुत करीब थे, वो सुष्मिता देव जो राहुल गांधी की खास थी, वो लोग क्यों छोड़ कर गए, ये भी गुलाम नबी ने आवाज उठाई थी कि अगर बुजुर्गों पर यह तोहमत दिया जाता है कि बुजुर्ग आज की तारीख में राहुल गांधी के साथ कंफर्टेबल नहीं है, तो नए लोग कैसे कंफर्टेबल हैं, नए लोग हमें क्यों छोड़कर जा रहे हैं। और ठीक 2 दिन पहले जयवीर शेरगिल, एक नया चेहरा जो प्रवक्ता बनाया गया था, वो नेतृत्व पर हमला करते हुए जाता है कि नेतृत्व मिल नहीं रहा है। तो नेतृत्व किससे मिल रहा है, आखिर ये सवाल तो उठता ही है, जो गुलाम नबी आजाद बार बार उठा रहे थे। नेतृत्व के मुद्दे पर ही मैं आपके साथ एक वाकया साझा करता हूं। हेमंत विश्वास शर्मा कांग्रेस पार्टी के एक अच्छे कार्यकर्ता के तौर पर दिल्ली में 20 दिन तक कैंप करते रहे। मुझे याद है कि राम माधव जी के यहाँ उनसे मेरी मुलाकात हुई थी और उस वक्त हेमंत विश्वास शर्मा ने कहा कि मैं 20 दिन के इंतजार के बाद जब राहुल गांधी जी से मिलने के लिए पहुंचा तो उन्होंने अपने सामने मुझे बिठाया, 2 मिनट तक मेरी बातें सुनी और इस 2 मिनट में 3 बार अपने कुत्ते को बिस्किट खिलाया। ये वाकया उस वक्त से सामने दिख रहा है। ऐसे कई नेता हैं जो राहुल गांधी जी के इस अप्रोच को सामने रखते हैं। राहुल गांधी जी का ये अप्रोच क्या प्रदर्शित करता है? ये बिल्कुल साफ है, राहुल गांधी की चॉइस जो है वो बिल्कुल साफ है कि वो जिसे पसंद करते हैं उन्हें ही पसंद करते हैं। उनके लाइन ऑफ एक्शन पे जो चल सकते हैं वो चल सकते हैं। उनको संगठन के नाते अगर संगठन में कोई गड़बड़ी चल रही है और आपने सुझाव दिया, तो ये बहुत से बड़े नेताओं का कहना है कि वो उस सुझाव पर न तो अमल करते हैं और उसके बाद आपकी एंट्री बंद हो जाती है। मैं आपको बताऊं, संदीप दीक्षित, शीला दीक्षित के बेटे हैं, वो राहुल गांधी के काफी करीब थे। उन्होंने नेतृत्व को लेकर और संगठन को लेकर काफी कुछ बातें राहुल गांधी को मेल में लिखी और उसके बाद से राहुल गांधी से उनकी दूरी बनने लगी। तो ऐसे बड़े नेता जो लेगेसी की बात कर रही है, वो लेगेसी कई नेताओं के उनके पुत्रों के पास है, जिनके पिता ने, जिनके दादा ने कांग्रेस में योगदान दिया है। तो फिर आपके योगदान को ही क्यों सराहा जाए, क्यों नहीं उनके योगदान को सराहा जाए। आज तक जो लोग जिन्होंने कांग्रेस पार्टी को इतनी शिद्दत से सींचा है, उन्होंने क्यों नहीं आवाज उठाएंगे। ये बात कांग्रेस पार्टी के अब आम लोग कहने लगे हैं। मैं आपको बताऊं कि थोड़े दिन पहले जब ये एक मीटिंग हुई थी तो गुलाम नबी आजाद के घर भी एक मीटिंग हुई थी, जिसमें आनंद शर्मा, मनीष तिवारी, शशि थरूर जैसे नेता आए थे, शंकर सिंह वाघेला थे। उस समय ये कांग्रेस पार्टी के जो अभी मौजूदा कई महासचिव हैं, वो ये कह रहे थे कि हम किस मीटिंग में जाएं, कौन सी मीटिंग में जाएं, यहाँ जाएं या आजाद के घर जाएं। यानी आप देखो कि कांग्रेस पार्टी के कई जो सिटिंग महासचिव हैं वो भी इन टच हैं आजाद से। तो कुल मिलाकर ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी अब बिखराव के रास्ते पर है, या तो गांधी परिवार अब इस विषय में बहुत तल्लीनता से सोचे। और अमित, मैं आपको क्षमा चाहता हूँ, बीच में रोक रहा हूँ। अदिति नागर के पास अभी ताजा खबर है। अदिति, क्या ताजा खबर है आपके पास? देखिए, फिलहाल लगातार जो एक भूचाल आई गया है जयराम रमेश के जो अभी उन्होंने पीसी करी है, उसके बाद से लगातार तरह तरह की प्रतिक्रिया हो रही है, चाहे ऑन रिकॉर्ड हो चाहे ऑफ रिकॉर्ड हो। ऑन रिकॉर्ड तो जो कुछ उन्होंने कहा कि ऐसे समय में छोड़ना, या आजाद साहब ने बार बार ये कहा कि मैंने इतने लंबे समय तक पार्टी का साथ दिया, लेकिन इस समय जब राहुल गांधी, सोनिया गांधी बाहर हैं और इस समय जब महंगाई पर पूरा मोर्चा खोला हुआ है कांग्रेस ने, उस समय वो छोड़ के गए। और दरअसल साथ में ये भी कहा जा रहा है कि आजाद साहब केवल, हालांकि ऑफ रिकॉर्ड चर्चा हो रही है, लेकिन पूरे कांग्रेस मुख्यालय और आसपास के जगह यही बात हो रही है कि जहां एक तरफ प्रियंका गांधी से उनका घर खाली कराया गया, अनिल बलूनी को तुरंत उनका आवाज दिया गया, 1 मिनट में उन्होंने अपना घर खाली कर दिया। लेकिन गुलाम नबी आजाद को जब से ये चिंता हुई कि वो राज्यसभा दोबारा नहीं जा रहे हैं और उनका घर खाली होगा, तब से ही ये तमाम चीजें जो है पूरी कहानी रचने लगी। तो अब आरोप प्रत्यारोप का समय शुरू हो गया है। लेकिन इशू ये है कि कांग्रेस में केवल गुलाम नबी आजाद या किसी ज्योतिरादित्य सिंधिया किसी की बात ना करे, विचारधारा के अंदर जो वो जैसे बोलते हैं खोखली हो चुकी है। अभी देखिए, अभी पवन खेड़ा मीडिया में बहुत इंपॉर्टेंट आदमी हो चुके हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट पे आ चुके हैं, लेकिन जब उनको ये पता लगा कि राज्यसभा ने उनको नॉमिनेशन नहीं दी, उनको कैंडिडेट नहीं बनाया जा रहा, तो उन्होंने एक लाइन का ट्वीट लिखा और ट्वीट में ये लिख दिया था कि मेरी तपस्या में क्या कमी रह गई। रात को उनको फोन किया गया और उनको बताया गया कि आपकी तपस्या में कोई कमी नहीं है, आपको कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी, मीडिया की जिम्मेदारी। रणदीप सुरजेवाला मीडिया की जिम्मेदारी संभालते संभालते राहुल के क्लोज आए और फिर अब राज्यसभा गए हैं, जिसके लिए राहुल ने 2.5 साल लड़ाई करी है कि रणदीप को जाना है।
तो वो खुश हो गए और उन्होंने ट्वीट डिलीट कर दिया। तो दरअसल कांग्रेस में अभी जो दौर है उसमें अगर आपको कोई चीज मिल जाती है, हालांकि ये बात सच है कि गुलाम नबी आजाद डिस्पाइट ऑफ व्हाटएवर फैक्ट इट इज कई सालों से बार बार ये समझाने की कोशिश कर रहे थे कि पार्टी गलत दिशा में जा रही है, लेकिन गांधी की इशू ये है कि वो स्लो प्रोसेसर है, वो लोगों से मिलना नहीं चाहते, उनकी सुनना नहीं चाहते। हर राज्य में जो दो लोग रहते हैं जो जिसे बोलते हैं दो पावर सेंटर क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। तो ये सारी कमियों की वजह से हरियाणा खराब हुआ, मध्य प्रदेश खराब हुआ, छत्तीसगढ़ की स्थिति हमें पता है, राजस्थान की स्थिति हमने अपनी आंखों से देखी है। हम हर राज्य की बात करें जहां पे दो पावर सेंटर। तो दरअसल जब पवन खेड़ा, जब तक उनको मीडिया की जिम्मेदारी के नहीं कहा गया था, उन्होंने भी ट्वीट करके कहा था कि मेरी जिम्मेदारी में क्या। जयवीर शेरगिल अगर देखा जाए तो वो युवा हैं, उनको प्रवक्ता बनाया गया, उसकी वजह से प्रेम जी के साथ ले लेते हैं। प्रेम जी हमारे साथ मौजूद हैं। प्रेम जी, हम आपसे लगातार चर्चा कर रहे हैं। आपने बताया कि जब तक मौका मिलता रहता है कोई कुछ कहता नहीं है, लेकिन जैसे ही मौका खत्म हो जाता है, कोई पद और ओहदा खत्म हो जाता है, लोग अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी का इस्तेमाल करते हुए अपनी बातों को कहने लगते हैं। ज़रा समझाइए, एक वक्त था जब कपिल सिब्बल कांग्रेस के संकट मोचक थे, आज कपिल सिब्बल हाशिए पर खड़े हैं। गुलाम नबी आज़ाद सोनिया गांधी के संकट मोचक के तौर पर उन्होंने पार्टी को कई बार बचाया, फ्लोर मैनेजमेंट पर उनकी बड़ी पकड़ थी संसद में, और उसके साथ साथ उन्होंने विपक्ष के कई हमलों को बचाया। आज वो बाहर हैं। एक एक करके ऐसे कितने नाम गिनाए जाएं? मनीष तिवारी पंजाब में बाहर हैं, कैप्टन अमरिंदर सिंह बाहर हैं, लंबी फहरिस्त है। क्या ये सब लोग वो हैं जिन्हों उनके पद से हटा दिया गया और इसलिए वो नाराज होकर कांग्रेस के खिलाफ बोल रहे हैं? अजय जी, बड़ा सवाल है कांग्रेस के लिए। कांग्रेस को अपने से टूट रहे और छूट रहे लोगों के बारे में चिंता करनी चाहिए थी, लेकिन हमें यह भी सोचना होगा कि कांग्रेस के भीतर जो कुछ घट रहा है इसमें कांग्रेस से बाहर की शक्तियों का भी बहुत बड़ा हाथ है। और राष्ट्रीय स्तर पर जो आम चुनाव आने वाले हैं उसमें कांग्रेस विकल्प के रूप में उभरे कि नहीं उभरे, इसके लिए एक और मोर्चा खुला हुआ है। वो मोर्चा है कि आम आदमी पार्टी को किस तरीके से नूरा कुश्ती करते हुए दिखाया जाए ताकि लगे कि पूरे देश में केजरीवाल बनाम नरेंद्र मोदी है, ताकि वास्तविक चुनौती अगर कांग्रेस की तरफ से पेश हो सकती है तो वो चुनौती कमजोर की जाए। और दूसरा मोर्चा यह है कि कांग्रेस के संगठनात्मक स्तर पर, अगर मैं आपको क्षमा चाहता हूं, बीच में रोक कर पूछ लूं, क्या आपका आकलन है कि बीते 8 सालों में कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के सामने एक वास्तविक विकल्प के तौर पर खड़ी है? क्या कांग्रेस बीजेपी के विकल्प के तौर पर दिखाई भी दे रही है? देखिए अजय जी, दिखाई अभी नहीं दे रही है या बीते 8 साल में नहीं दी है, और यही जो चिंता है विपक्ष के लिए, यही जो चिंता है कांग्रेस संगठन के भीतर, और इसी चिंता की वजह से गुलाम नबी आजाद जैसे लोग कांग्रेस भी छोड़ रहे हैं, और इसी चिंता की वजह से ये कार्यक्रम भी लिए जा रहे हैं। दोनों बातें मानी जा सकती है जो राहुल गांधी ने आगे कार्यक्रम रखा है, लेकिन इनकी टाइमिंग देखिए। एक तो मैं टाइमिंग की ओर इशारा कर रहा हूं कि जबकि नया अध्यक्ष चुनने की कवायद चल रही है, आगे यात्रा निकलने वाली है, इस समय यह डिसीजन आता है। यानी G23 जो डिमांड कर रहा था उस डिमांड को फुलफिल होने का जब समय आता है तब ये छोड़ रहे हैं। एक और बात ध्यान दिलाना जरूरी है। देखिए 5 अगस्त 2019 को कश्मीर को बाइफरकेट किया गया, 370 का उन्मूलन हुआ, सारे पूर्व मुख्यमंत्री हिरासत में लिए गए, नजरबंद किए गए, जेल में डाले गए, लेकिन गुलाम नबी आजाद के साथ ऐसा नहीं हुआ। ये कोई छोटी घटना नहीं है अजय जी। उसके बाद लगातार गुलाम नबी आजाद जी ने कांग्रेस के में रहते हुए कांग्रेस के खिलाफ बयान दिए। उन्होंने जाति और धर्म के आधार पर राजनीति, लेकिन वो अकेले ऐसे नहीं है प्रेम जी, यही तो विडंबना है। वो अकेले ऐसे नहीं है जिन्होंने पार्टी का दामन छोड़ा हो। जयवीर शेरगिल कहने लगे कोई भी शख्स जिसमें आत्मसम्मान है वो इस पार्टी में टिक ही नहीं सकता। मैं 1 साल से वक्त मांग रहा था, ना प्रियंका, ना सोनिया, ना राहुल, किसी ने मुझे समय तक नहीं दिया बात करने का। 8 साल से लगातार पार्टी की सेवा में जूझ रहा हूं, कुछ नहीं लिया इस पार्टी से, लेकिन पार्टी से कुछ मिला नहीं है। संकट की स्थिति भीतर समझ में आ रही है और जो वजूद है वो खतरे में पड़ता नजर आ रहा है। छोटा सा ब्रेक, जल्द लौट रहा है कुछ और अहम खबरों के साथ। आप बने रहिए हमारे साथ।